जय हिंद साथियों। गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय मानचित्र इंडियन मैप। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का फिजिकल मैप। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्ज़ाम। तो सभी के लिए ये जो क्लास है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और इसमें कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन से दर्रे हैं। तो ये आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था उत्तराखंड का पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमने देख लिया था, जैसे कि बात करते हैं कि इधर था देहरादून, इधर क्या था देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इधर क्या था मसूरी। मसूरी को हम पहाड़ों की रानी कहते हैं और मसूरी में पर्यटक स्थल भी है। इधर हमने देखा था कि ऋषिकेश है। ऋषिकेश किस लिए प्रसिद्ध था, तो जो लक्ष्मण झूला है। और हम बात करते हैं कि यहाँ पे दवा उद्योग भी था। इधर क्या है, तो इनकी रुड़की है। रुड़की में क्या था, तो रुड़की में हमने देखा था कि यहाँ पे आईआईटी और भवन अनुसंधान है। और हम बात करते हैं कि इधर क्या था, हरिद्वार था। हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। और हम बात करते हैं कि जो गंगा नदी है वो मैदान में सबसे पहले यहीं पे प्रवेश करती है, अभी हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें और पर्यटक स्थल देखे थे, जैसे कि इधर हो गया नैनीताल, हो गया अल्मोड़ा, नैनीताल, इधर था हल्द्वानी, इधर था हल्द्वानी। तो ये सभी क्या हो गए, ये हो गए आपके पर्यटक स्थल, हमने देख लिया था अगली क्लास में। इधर क्या था, इधर था गोपेश्वर, चमोली जिला। चमोली जिला, उसका जो जिला मुख्यालय है वो था गोपेश्वर। गोपेश्वर में जो चमोली जिला है उसको ही हम कहते हैं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहते हैं। और जो चमोली जिला है, यहीं से जो पेड़ों की सुरक्षा के लिए, पेड़ कटाई को रोकने के लिए जो पेड़ काटे जा रहे थे उनको बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ये हमने देख लिया था। आज हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि इसमें हमने क्या क्या नहीं देखा। तो इसमें हम देखने वाले हैं नदी के बारे में। तो हम अब देखने वाले हैं, जैसे कि इधर हमने देखा था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इधर क्या था, तो हमने देखा था कि इधर था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखा था। ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो वर्तमान नाम है वो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक किस नदी के किनारे है, तो रामगंगा नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। और हम बात करते हैं कि ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो 1936 में बना था। अब हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या है, जैसे कि इधर हम बात करते हैं यमुनोत्री, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग। और इधर क्या था, न्यू टेहरी, न्यू टेहरी को हम कहते हैं नई टेहरी। तो आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। तो जो हमारा बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के ही ऊपर एक हिमानी है जिसको हम कहते हैं संतोपथ हिमानी। क्या कहते हैं साथियों, संतोपथ, संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी, हिमानी। तो संतोपथ हिमानी से ही दो नदी निकलती हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि गंगा नदी कैसे बनती है। गंगा नदी गंगोत्री या यमुनोत्री से नहीं निकलती है, बल्कि गंगा नदी बनती है। तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि गंगा नदी कैसे बनती है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ संतोपथ हिमानी है। संतोपथ हिमानी का मतलब है कि यहाँ पे संतोपथ नाम की हिमानी, हिमानी को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है, तो ग्लेशियर होता है बर्फ का बड़ा सा पहाड़। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये क्या है, संतोपथ, संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी।
संतोपत हिमानी हमने समझ लिया कि क्या होता है। तो संतोपत नाम का एक हिमानी ग्लेशियर है जहाँ से दो नदी निकलती हैं। एक नदी निकलती है विष्णु गंगा, एक निकलती है धौली गंगा। यहाँ पे आके ये जो मिलती हैं वहाँ पे एक प्रयाग बनाती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या निकलती है। तो संतोपत हिमानी से दो नदी निकलती हैं, एक है धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा, और एक है विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। इधर है विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये धौली गंगा और जो विष्णु गंगा है, जब ये दोनों नदी आके एक स्थान पर मिलती हैं तो यहाँ से बन जाती है अलकनंदा नदी। क्या बन जाती है साथियों? अलकनंदा नदी। तो ये जो जा रही है वो क्या है? तो वो है अलकनंदा नदी। इधर से एक नदी और आके मिलती है, इसको हम कहते हैं पिंडार नदी, सॉरी नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। तो ये क्या है? तो ये है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। अब हम बात करते हैं कि जो अलकनंदा है और जो नंदाकिनी है वो आगे जाती है, तो यहाँ पे एक और नदी आकर मिलती है जिसको हम कहते हैं पिंडार नदी। क्या कहते हैं? पिंडार नदी, पिंडार नदी। इसको हम कहते हैं पिंडार, पिंडार नदी, पिंडार नदी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये और आगे जाएगी, आगे जाती है तो यहाँ पे क्या है? केदारनाथ। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? तो केदारनाथ से निकलती है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि केदारनाथ, 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 केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं कि कौन सी है? यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मंदाकिनी नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये है मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी और जो अलकनंदा नदी मिलती है, तो ये जो जब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ से हम बात करते हैं, ये आगे बढ़ती जाती है। ये कौन सी नदी है? तो यहाँ से यहाँ तक ये अलकनंदा नदी बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर केदारनाथ के ऊपर है गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है एक नदी, गंगोत्री, गंगोत्री। तो गंगोत्री से नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आकर भागीरथी नदी आकर मिलती है तो यहाँ से बन जाती है ये फिर गंगा नदी, गंगा नदी। तो इस तरीके से हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। अब हम बात करते हैं कि भागीरथी जो नदी है उसमें एक और नदी आकर मिलती है जिसको हम कहते हैं, इसका नाम है भागीरथी नदी में आकर जो मिलती है उसका नाम है भीलांगना नदी, भीलांगना नदी, भीलांगना नदी। इसका नाम है भीलांगना नदी। तो इस तरीके से गंगा नदी बनती है। अब हम देख लेते हैं कि जब दो नदी मिलती है तो वहाँ पे कर्णप्रयाग बनाती है, सॉरी प्रयाग बनाती है, जिसको हम कहते हैं, पांच नदी आकर मिलती हैं तो इसको हम कहते हैं पंचप्रयाग। तो हम देख लेते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग क्या है कि दो नदी मिलकर आके जहाँ पे मिलती हैं उस वहाँ पे एक प्रयाग बनाती हैं। उनके हम नाम देख लेते हैं, जैसे कि विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ पर आकर मिलती हैं यहाँ पे एक प्रयाग बनाती है जिसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं साथियों? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से ये जो नदी है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं अलकनंदा नदी। क्या कहते हैं? अलकनंदा, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। तो इस तरीके से ये अलकनंदा नदी बन जाती है। कहाँ से? तो धौली गंगा विष्णु गंगा के मिलने के बाद। अब हम बात करते हैं कि अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो इधर से आएगी नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलेगी तो यहाँ पे बनाएंगे एक कौन सा? कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्णप्रयाग। विष्णु प्रयाग, फिर आएगा कर्णप्रयाग। फिर हम बात करें कि
अलकनंदा अलकनंदा नदी और इधर से आएगी पिंडार नदी, तो यहाँ पे एक प्रयाग बनाएंगे जिसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग, यहाँ पे नंद प्रयाग, सॉरी यहाँ पे बनाएंगी नंद प्रयाग, यहाँ पे बनाएंगी नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, यहाँ पे बनाएंगी कर्ण प्रयाग। यहाँ पे कौन से बनाएंगी? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फिर जो अलकनंदा नदी फिर आगे बढ़ेगी, इधर से आएगी मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी नदी जहाँ पे बना आकर मिलती है उसको हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, प्रयाग, तो रुद्रप्रयाग। तो अब हम बात करते हैं कि अलकनंदा नदी आगे जब आती है तो यहाँ से आती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जहाँ पे आके मिलती है उसको हम वहाँ पे बनाती है देवप्रयाग। देवप्रयाग, देवप्रयाग, देवप्रयाग। तो इस तरीके से 5 प्रयाग बनते हैं। कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। यहाँ से फिर जो नदी है वो बन जाती है गंगा नदी। क्या बन जाती है? गंगा नदी, गंगा नदी। यहाँ से अलकनंदा नदी है वो, इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि गंगा नदी कैसे बनती है। तो संतोपथ हिमानी कहाँ पे? बद्रीनाथ के उत्तर दक्षिण उत्तर में है। और हम बात करते हैं यहाँ से 2 नदी निकलती है, एक का नाम है विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा, धौली गंगा आकर जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे एक प्रयाग बनाती है जिसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से ये बन जाती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में आकर मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनता है नंद प्रयाग। फिर हम बात करते हैं कि अलकनंदा आगे और जाती है तो इधर से आती है पिंडार नदी। तो पिंडार नदी से और जो अलकनंदा नदी मिलती है वहाँ पे बनता है कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे जाती है तो मंदाकिनी नदी मिल जाती है, तो ये दोनों मिलकर बनाती है रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा नदी आगे जाती है तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, वहाँ पे बनता है देवप्रयाग। फिर यहाँ से बन जाती है गंगा नदी। तो इस तरीके से गंगा नदी हमने देख लिया है कैसे बनी। अब हम बात करते हैं कि जो भिलांगना नदी है और भागीरथी नदी है, यहाँ पे एक डैम बनाया गया। इस यहाँ के जो डैम का नाम है वो है टिहरी बांध और एक है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध। और हम बात करते हैं कि इसी के ऊपर एक और बनाया गया है बांध जिसको हम कहते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध। तो इस तरीके से जो भागीरथी नदी है उस पर 2 बांध बनी है, एक का नाम है कोटेश्वर बांध, एक का नाम है टिहरी बांध। अब हम देख लेते हैं कि ये जो विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग है, इसको हम कहते हैं पंच प्रयाग। क्या कहते हैं साथियों? पंच प्रयाग, पंच प्रयाग। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो ये है ना कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये स्थान यहाँ पे आकर जो नदी है अलकनंदा नदी वो आकर प्रयाग बनाती है। अब हम बात करते हैं कि नई टिहरी। तो जो नई टिहरी है, जो यहाँ पे टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी बांध क्या है कि जो टिहरी थी, पुरानी टिहरी थी, वो 2 पहाड़ों के बीच में थी। इस तरीके से घाटी में बसी था। ये जो शहर है, गांव है, ये टिहरी नाम का एक गांव था, वो घाटी में बसा था। तो जब इस जो पहाड़ों के बीच में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है टिहरी बांध, टिहरी बांध, तो यहाँ का जो जल भराव है, पीछे जल भराव अधिक हो जाने के कारण यहाँ के जो गांव है उसको खाली करा दिया गया। तो यहाँ का जो टिहरी गांव था, वहाँ के जो लोग हैं वो जाकर यहाँ पर एक नया गांव बसाया जिसका नाम रखा नई टिहरी। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि नई टिहरी क्या है। तो हमने देख लिया है सभी स्थानों को। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं। दर्रा किसे कहते हैं? तो यानी कि जब पहाड़ को काट कर छोटा सा रास्ता बनाया जाए तो उसे हम कहते हैं क्या? तो दर्रा। इससे पहले क्लास में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है कि घाटी किसे कहते हैं, दर्रा किसे कहते हैं, ये सभी हमने पढ़ा है। अब हम देख लेते हैं दर्रे। तो हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे, इसमें कितने दर्रे हैं? तो इसमें प्रमुख 4 दर्रे हैं। 4 कौन कौन से हैं? अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। इधर क्या है? तो इधर जो सीमा लगाता है वो लगाता है चीन से उत्तराखंड, और इधर क्या है? इधर लगाता है नेपाल से। क्या साथियों? नेपाल। तो नेपाल से और चीन से। अब हम बात करते हैं कि दर्रे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माना।
माना दर्रा। उसके बाद हम बात करते हैं नीति दर्रा, नीति दर्रा। उसके बाद हम बात करते हैं धर्मा, धर्मा। उसके बाद हम बात करते हैं लेपु लेक। ये जो दर्रा है उसका नाम है लेपु, लेपु लेक, लेपु लेक दर्रा, लेपु लेक दर्रा। तो इस तरीके से 4 दर्रे हैं, माना, नीति, धर्मा, लेपु लेक। तो जो माना दर्रा है, माना, माना, फिर हम बात करते हैं नीति, माना, नीति, फिर हम बात करते हैं धर्मा। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेपु लेक, लेपु लेक, लेपु लेक दर्रा, लेपु लेक दर्रा। माना, नीति, धर्मा, नीति, माना, नीति, धर्मा और लेपु लेक। अब हम बात करते हैं कि जो माना दर्रा है वो किसे किसे जोड़ता है, तो भारत और चीन, भारत और चीन को जोड़ने वाला दर्रा, तो हम बोलेंगे कि माना। और भारत और चीन, भारत प्लस चीन, चीन। और हम बात करते हैं कि भारत और चीन, और हम बात करते हैं कि लेपु लेक दर्रा भी भारत प्लस चीन, चीन प्लस भारत। और हम बात करते हैं कि ये भी क्या जोड़ता है, हम इसको अपन उल्टा लिख लिया, इसको सीधा लिख लेते हैं, भारत और चीन, बात बराबर ही है, क्योंकि हम भारत पढ़ाना है तो पहले भारत आएगा, भारत को चीन से जोड़ता है। अब हम बात करते हैं ये जोड़ता है भारत और नेपाल, भारत प्लस नेपाल, भारत प्लस नेपाल। तो इस तरीके से 4 प्रमुख दर्रे हैं। कौन कौन से हैं, माना है, नीति है, धर्मा और लेपु लेक। यहाँ से माना दर्रा से होकर भी हम चाना जा सकते हैं, और नीति दर्रा से भी होकर हम चाना जा सकते हैं, और हम बात करते हैं कि धर्मा दर्रा से भी हम चीन जा सकते हैं। लेकिन जो लेपु लेक दर्रा है, लेपु लेक दर्रा 2 देशों को जोड़ता है। कौन कौन से, एक है चाइना, एक है नेपाल। तो भारत से हम चाइना भी जा सकते हैं और नेपाल भी जा सकते हैं। वो कौन सा दर्रा है, वो है लेपु लेक दर्रा। तो हमने आज दर्रे देख लिया है। और हम बात करते हैं कि जो लेपु लेक दर्रा है, अभी हाल ही में चाइना ने क्या किया है, चाइना और भारत व्यापार करने की सोच रहे थे, कि बात हुई थी कि हम लेपु लेक दर्रे से व्यापार करेंगे। तो जो नेपाल है, नेपाल जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में काला पानी पर्वत का नाम है काला पानी, और क्या नाम है, लंपे अधूरा। तो वो बोल रहा है कि ये हमारा है, ये इसमें टांग अड़ाने लगा है ताकि इनका जो ये फैसला है ये रद्द हो जाए। तो भारत और चीन ने अभी हाल ही में किस दर्रे से अपना जो व्यापार है वो करने का बात की है, तो लेपु लेक दर्रे से। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तराखंड है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फास्ट, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि संतोपत हिमानी। संतोपत हिमानी कहाँ पे है, तो बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में कहाँ है, संतोपत हिमानी। यहाँ से 2 नदी निकलती हैं, विष्णु गंगा, धौली गंगा, जहाँ पे आकर जो दोनों मिल जाती हैं तो बन जाती है अलकनंदा नदी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से आती है नंदाकिनी नदी, फिर आती है पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी, फिर हम बात करते हैं इधर से आती है भागीरथी नदी, फिर बन जाती है गंगा नदी। तो विष्णु प्रयाग बनता है, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। कोटेश्वर बांध और जो टेरी बांध वो भागीरथी नदी पर बनाए गए बांध है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है नदियाँ, प्रमुख दर्रे, माना, नीति, धर्मा, लेपु लेक, और हमने देख लिया कि कहाँ से क्या व्यापार हो सकता है। 2 देशों को जोड़ने वाला जो दर्रा वो कौन सा है, लेपु लेक दर्रा, चीन और नेपाल को। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कमेंट में ज़रूर करना है कि ये जो क्लास हमको कैसी लगी, हम इस क्लास में क्या क्या कमी है, और ताकि हम इन कमियों को सुधार सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।